वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आजकल जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स सब की जो है वो ज़रूरत है। और ऑब्वियसली मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो हम मार्केट में देखते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमतें हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आसमानों से बातें कर रही होती हैं। तो जब हमने मोबाइल फ़ोन बदलना होता है तो हम एट टाइम्स कॉन्शियस भी होते हैं कि बदला जाए या ना बदला जाए, या हमें कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो इकनॉमिकल भी हो लेकिन उसमें ऑब्वियसली फ़ीचर्स भी सारे अच्छे हों। आज हमारे साथ शो के सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं KXT कंपनी को, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च किया है। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है KXT कंपनी के। और इन्होंने मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं। इनके फ़ीचर्स क्या है, इनकी प्राइस रेंज क्या है, कहाँ से आप ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब शो में मौजूद हैं। यूनुस साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका स्मार्टफोन मार्केट में जो है वो KXT के नाम से जो है वो अवेलेबल है। KXT कितना अरसा हो गया आपको मार्केट में आए हुए, और KXT जो है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन बनता है? जी, बेसिकली KXT जो स्मार्टफोन है वो किंजिंडा चाइनीज़ कंपनी का एक प्रोविज़न है, उसके नाम से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसको लॉन्च करने का जहन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 60 कंट्री में KXT स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। 60 कंट्रीज़ के बाद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली और हमने इसको सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च किया। जो हमारी कंपनी है यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड है। यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस सन 1999 से करती आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशंस, अपने डीलर्स नेटवर्क रखते हैं और हमने KXT स्मार्टफोन मुतारिफ़ कराएँ। KXT स्मार्टफोन मुतारिफ़ कराने का मकसद ये था कि इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा। जब मेड इन पाकिस्तान में जब सेट बनता है तो लाजिम बात है इसके रेवेन्यू, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को मिलती हैं। यहाँ पे जो हमारे जो पीपल्स हैं, जो उनको जॉब्स की क्रिएशन मिलती है। तो KXT स्मार्टफोन की जो जिद्दत है उसमें जो हमने जो 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, इसमें एक वेरिएंट है जो A07 क्लासिक कोर इसकी सीरियल है और इसका जो वेरिएंट है वो 4GB 64GB भी मौजूद है और 6GB 128GB भी मौजूद है, जिसका प्राइस लाजिम बात है कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जो आजकल की सिचुएशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं अपने बजट्स में मोबाइल्स को लेना, तो इसलिए हमने इसका इंतखाब किया और इसके जो प्राइस है हमने ख़ास तौर पे बहुत ही कम रखी है। 23,000 रुपये का हमने इसका टोटल प्राइस रखा है, जो 4GB 64GB है और जो 6GB 128GB है वो 24,500 रुपये का। 4GB 64GB 64GB जी 64GB। तो ये कितने का है? 22,500 का। 22,000 का। और जो 4GB 6GB 128GB 128GB है, 128GB वो हम दे रहे हैं 23,999 रुपये का। 23,999 रुपये का, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक ये 2 ही मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आपने लॉन्च किए जी, हैं? अभी इसके बाद लाजमी बात है ये अभी हमारा टोटल 1 महीना हुआ है। हमने फ्लैटीज़ होटल में अभी लास्ट इवेंट भी किया था और उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा डीलर हजरात को भी हमने इनवाइट किया था और उन्होंने माशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी किया उस पार्टी को, और उसके बाद उन्होंने भरपूर तरीके से उसको सेल भी किया कि A07 हमारा जो वेरिएंट है अभी हमने 6GB 128GB आज से हम मार्केट में देने जा रहे हैं। ये हमारी नई शेप है जो A10 क्लासिक कोर के नाम से आ रही है। इसकी जो है वो 8GB 256GB भी आ रहा है। इसकी शेप, डिज़ाइनिंग, ये जितने भी KXT स्मार्टफोन जो बना रहे हैं ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, यानी कि ये वो डिज़ाइन नहीं है कि जो आप समझें कि पुराने डिज़ाइन होते थे। इनकी अपनी R&D टीम है और जिस कंपनी की R&D टीम्स होती है वो डेफिनेटली अपने मार्केट में एक अच्छी जगह बना लेती है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की ज़रूरत को समझते हुए ये मोबाइल लॉन्च किए गए हैं और बेहतरीन मोबाइल हैं, जिसमें पाकिस्तान में ये अपनी जो लोग हैं उसकी जॉब्स क्रिएशन के ऊपर भी काम हो रहा है और R&D टीम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छा, जल्द इस सब के साथ साथ देखें, अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये जो पिंक वाला फ़ोन है इसका पूरा KXT कौन सा मॉडल है? ये KXT का जो मॉडल है क्लासिक कोर A07 मॉडल है। क्लासिक कोर A07 जी। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो 3 कैमरे इसमें दिए गए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आईफोन में 3 कैमरे की शनाख्त होते हैं। एक कैमरा इसको जो है वो 13 मेगापिक्सल है, दूसरा जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है और इसके अंदर एक छोटा कैमरा लगा हुआ जो मैक्रो डिटेक्ट करता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जो इस रेंज में मौजूद होते हैं जिसमें मैक्रो डिटेक्ट कैमरा नहीं होता, तो ये मैक्रो यानी कि कोई भी छोटे से छोटा पार्ट्स होगा, छोटी से छोटी जब आप जूम करेंगे तो ये उसको डिटेक्शन पे लेके आता है।
इसके बाद इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है, 6.62 इंच LCD है, HD+ इसका डिस्प्ले है, और इसमें जो मेमोरी है वो 4 GB 64 GB वेरिएंट में मौजूद है और 6 128 में मौजूद है, और एक्सटर्नल कार्ड भी लग जाता है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं जिसमें एक्सटर्नल कार्ड नहीं लगता, यानी कि या 2 सिम्स लगती हैं और या उसमें वो लगती हैं, एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, लेकिन इसमें 2 सिम्स भी लगेंगी और मेमोरी कार्ड, यानी कि वो मेमोरी कार्ड जब लगता है 256 GB इसको सपोर्ट करता है और वो आपकी अच्छा एक्सटेंड देखिए कर कि देता है। हमारा इसमें कोई टैक्सेस वगैरह PTA वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान जी है। मेड इन पाकिस्तान है। इसमें तमाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इदारा है जो PTA कहलाता है। PTA ने यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल का लाइसेंस दिया हुआ है। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इस पे कस्टमर्स को कोई टैक्स भी पे नहीं करना, यानी कि ये तमाम टैक्स इसमें की बस सिम आप जिम्मेदारी डालें और सिम इसका डालें और इस्तेमाल इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल वो ठीक उसमें हो गया। उसको कोई इसमें टैक्स पे नहीं करना, या वो अपना इस मोबाइल को ले, सिर्फ उसने 23,000 रुपये देना है, तो तमाम जो टैक्सेस हैं वो यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड ने पे किए हुए हैं, यानी कि उसको 0 टैक्स पे करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस फ़ोन के मुकाबले में आप किस फ़ोन को इसका कंपटीशन समझते हैं? बेसिकली कंपटीशन देखें, जो मेड इन पाकिस्तान जो हम इसको लेके आए हैं, और इसका कंपटीशन तो डेफिनेटली इस रेंज में जो देखा जाए तो 2-4 कंपनी इस रेंज में काम कर रही हैं, लेकिन इस स्पेक में काम नहीं कर रही। और ये KXG स्मार्टफोन, मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है। जब इंटरनेशनल ब्रांड होता है तो बिल्ड क्वालिटी उसकी ज़्यादा मजबूत होती है बनिस्बत आपके कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड होता है या लोकल प्रोडक्ट होता है उसकी पोजीशन और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की, क्योंकि जो इंटरनेशनल यानी कि हम अक्सर सुनते हैं कि यूरोप में एक क्वालिटी दी जाती है या जापान की गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च होता है तो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब KXG की हम बात करते हैं तो ये वही वाला फ़ोन आपका जो है जो अदर्स कंट्रियों में लॉन्च हो रहा है, दुबई में लॉन्च होता है, जो एशियन कंट्रीज़ में अदर में लॉन्च होता है, तो वही वेरिएंट पाकिस्तान में भी आया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी के जो लोग हैं उनको कम पैसों में वही वेरिएंट मिल जाता है जो इंटरनेशनल की क्वालिटी लेकिन ये तो होती मेड है। इन पाकिस्तान है ना? जी मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन वेरिएंट उसका वही इस्तेमाल होगा ना, जो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो वही इस्तेमाल की गई है कि जो इंटरनेशनल तौर पे इस्तेमाल होती है। क्योंकि अच्छा, जैसे इसका आप टच सिस्टम कैसा है? क्योंकि नॉर्मली जो थोड़े से इकोनॉमिकल फ़ोन्स होते हैं जब उनकी टच की बारी आती है तो उनको बड़ा ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना पड़ा होता है, इतना ईजी उनका टच नहीं होता। बेसिकली जिस तरह मैंने बताया ना कि इसकी जो HD+ डिस्प्ले है, जिस साइड पे HD+ डिस्प्ले होगा उसकी टच क्वालिटी डेफिनेटली बेहतरीन होगी और स्मूथ टच काम करता है। इसमें फेस लॉक है, आपका फिंगरप्रिंट है, तमाम सेंसर इसमें लगे हुए हैं। जिस साइड में भी फेस लॉक या फिंगरप्रिंट के ऑप्शंस होते हैं वो इसका मतलब है कि उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस फ़ोन है, कम कीमत ज़रूर है लेकिन क्वालिटी में और कीमत में बहुत कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त अगर हम आजकल के मौजूदा दौर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आजकल कौन सा अच्छा फ़ोन है, अगर हम अच्छे फ़ोन्स की बात करें तो? अच्छे फ़ोन में देखें, सबसे पहले तो रेंज को देखा जाता है कि रेंज में KXG स्मार्टफोन की अगर आप वेबसाइट सर्च करें तो अभी हमने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो कम प्राइस के, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसके इनिशियल बेसिस पे कम प्राइसेस में लॉन्च करें। इनके ऐसे फ़ोन भी हैं जो फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं जो 1.5 2 लाख रुपए के भी फ़ोन हैं। फ़ोन इनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो आपको सैमसंग कंपनी में या आईफोन कंपनी में 4 5 लाख रुपए के मिलते हैं। तो ये उसी तरह की ट्रेंडिंग डिज़ाइन बना के या ट्रेंडिंग क्वालिटी बना के तो ये आपको जो है ना कम प्राइस में मिल सकता है। तो हमें भी बेसिकली इसके ऊपर आना है और पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके चलना है, जिस तरह के डॉलर्स की शॉर्टेज है, जिस तरह की चीज़ों की हम देखते आ रहे हैं कि मसाइल से ज़्यादा हैं, तो हमें मेड इन पाकिस्तान की चीज़ों पे आना पड़ेगा और मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें ही हम इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ के आजकल जब हम फ़ोन लेते हैं तो यूज़र्स को नॉर्मली किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब कोई भी इंसान फ़ोन ख़रीद रहा हो तो? फ़ोन ख़रीदो तो सबसे पहले देखें PTA ने इसकी वेबसाइट दी हुई है। जैसे ही आप जनाब जी मोबाइल लेते हैं तो उसका IMEI नंबर टैग लाइन को आप देख लेते हैं कि इसका IMEI नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कस्टमर को कोई भी मोबाइल लेते हुए PTA की वेबसाइट पे जाके उस IMEI नंबर्स को देखना चाहिए कि क्या इसके तमाम टैक्सेस पेड हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आवाम को अक्सर हम देखते हैं यूज़ मार्केट में जब जाते हैं तो किट्स की सूरत में काम हो रहा है। तो जो किट्स की सूरत में काम हो रहा है तो वो अक्सर नॉन PTA होती हैं। तो जब कस्टमर 2 महीने बाद PTA उसको ब्लॉक कर देता है तो उसको एक सफ़र करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जितने भी पीपल्स हैं वो कोई भी मोबाइल लें वो तमाम तस्दीक करने के बाद ही उसको लिया जाए PTA की वेबसाइट पे,
चेक करें कि इसका ईएमआई के टैक्सेस पेड हैं कि नहीं और पेड। इसके पेड हैं। जी, इसके अल्हम्दुलिल्लाह सब इसके तमाम टैक्सेस यूजर्स पे। को जो है जी कस्टमर्स को पे नहीं करना जी, पड़ेगा। बिल्कुल एक ऐसे। और चीज़, पाकिस्तान में जब हम मोबाइल की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करते हैं, नॉर्मली ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा होता है? बेसिकली जो इंपोर्ट की हम बात करें तो इंपोर्ट पीटीए का जिसके पास भी लाइसेंस है, जिस तरह यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड के पास लाइसेंस है, तो वो उसका जो पार्ट्स की मुख्तलिफ नोवियत है वो हम पार्ट्स वहाँ से मंगवाते हैं। और इस टाइम 20% पार्ट्स ऐसा है जो पाकिस्तान में ही संभल हम कर रहे हैं। और इसके जब एक्सपोर्ट के ऊपर बात करें तो एक्सपोर्ट बिल्कुल अभी ईजी हो रही है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है 6% इसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस हमें रिलीफ दिया गया है। और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें रिबेट हमें मिलेगा गवर्नमेंट एंड से। तो आस्ता आस्ता गवर्नमेंट की भी पॉलिसी मज़ीद हमारी नेगोशिएशन चल रही है उनसे, ताकि एक्सपोर्ट की पॉलिसी को थोड़ा सा आसान बनाया जाए, ताकि हम तेज़ी से एक्सपोर्ट इसके ऊपर इंशाल्लाह कर जाएँ। जो नेक्स्ट हमारा टास्क है कि जिस तरह अगर हम देखते हैं कि जो आपका ये बन रहा है कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके ज़रिए हम जितने भी एक्सपोर्ट के ऊपर KXD स्मार्टफोन को यहाँ से जो नज़दीक कंट्रीज़ हैं उनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। KXD के ये स्मार्टफोन्स बहुत इकोनॉमिकल रेंज में और अच्छे फीचर्स के साथ हैं। सो अगर आप भी कोई ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस कम हो लेकिन फ़ीचर्स उसमें अच्छे हों, जिसके फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, टच सिस्टम भी उसका अच्छा हो, कैमरा भी अच्छा हो, जिसकी मेमोरी भी अच्छी हो, सो ये फ़ोन जो है आपके बजट में भी है और ये ऑब्वियसली आपको तमाम फ़ीचर्स के साथ मुहैया होगा। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अभी हम बात करने जा रहे हैं खेल और खिलाड़ी की, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 3। और इसके अब तक 3 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं। आज भी चौथा मैच होगा जो कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के माबैन होगा। अगर हम सबसे पहले मैच की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। फिर जी दूसरा मैच आया और इसमें क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी 16 रन से शिकस्त दी। और फिर इसी तरीके से अगर हम तीसरे मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बासानी 55 रन से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। ताबिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले अगर हम पहले मैच को डिस्कस करें, सो व्हाट डू यू थिंक, शादाब खान का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला क्या दुरुस्त था जिससे उनको फतह हुई, या आपको क्या लगता है कलंदर्स की नाकाम बॉलिंग जो थी उसकी बदौलत इस्लामाबाद ने इस मैच में डोमिनेट किया? आपका और आपकी टीम का मैं जो है शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर बात की जाए, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 दुनिया क्रिकेट की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखें कि जो निजी कंपनियां हैं वो पेंट की वो आपके स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन कज़ाफी स्टेडियम का जो रूफ है वो जंग आलूद दिखाई देती है। कैमरे बाकायदा उसको नशर करते हैं। इसके बाद आप देखें अभी तक हम PSL 8 भूले नहीं है और PSL 9 जारी है और बाकायदा वो तमाम जो फिलर्स हैं PSL 8 के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लीग की स्पेलिंग तक गलत दिखाई देती है। और कल क्या हुआ है, कल इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि PSL की लाइव ट्रांसमिशन बंद हो गई। दूर दराज जो लोग रहते हैं उन्हें एक तो मुश्किलात का ये सामना करना पड़ रहा है कि गांव और देहातों में पाकिस्तान का एक बड़ा क्राउड रहता है जो क्रिकेट देखना चाहता है और PTV के जरिए ये इवेंट नशर नहीं हो रहा है। तो इतना बड़ा ड्रॉबैक सामने आ रहा है और इसका असल जिम्मेदार वो है जो इस वक्त तमाम चीजों को डील कर रहे हैं। सरबराह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, और उन्होंने कहा था कि मैं वो तमाम तर चीजें करूंगा जो माजी में नहीं हुई, और अपने वादे पर वो कायम है। वो तमाम तर चीजें खैर से हो गई हैं जो माजी में कभी नहीं हुई थी। वो तमाम लूप्स होल्स हैं जिसकी निशानदेही मैंने की। और आज वो भी जो आपने जिक्र किया कि PSL सीजन 9 जो 2 मरतबा की दिफाई चैंपियन थी लाहौर कलंदर्स, उसको मात दी कलंदर्स को लाहौर में ही, और ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है। और एक्सपोज हो गई शाहीन शाह अफरीदी हों या फिर हारिस रऊफ हो, पाकिस्तान के
शानदार बॉलर्स करार दिए जाते हैं, लेकिन मेगा लीग्स के अंदर भी जब इस तरह से एक्सपोज़ हो जाए, तो जो उनके कोच हैं और जो तमाम तर चीज़ों को डील करने के हवाले से सलाहियत रखते हैं आकिब जावेद साहब मीडिया के आगे आकर तो कहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें बेहतर तभी होंगी जब आप लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को पाकिस्तानी टीम में रखेंगे। तो लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स तो दिफाई जो टोटल था, वो भी रोकने में अगली टीम को नाकाम हुई। शादाब खान जिनकी जगह नहीं बनती है, एज़ अ वन डाउन वो ऊपर आते हैं और आपको जिस तरीके से वो स्ट्राइक करते हैं, आपने यकीनी तौर पे देखा होगा हारिस रऊफ को जिस तरह से उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, उनके ओवर में 2 छक्के लगाए तबातुर के साथ, तो बता दिया कि एक्सपोज़ कर दिया कि ये जो बॉलर्स हैं उनकी क्वालिटी, उनका मयार, पेस मैटर नहीं करता है, वेरिएशन मैटर करती है। मुसलसल बात करते हैं ना, वेरिएशन का हुँ। काफ़ी अमल दरामद टी20 लीग्स के अंदर और यही हुआ। आप देखें आमिर, इतने टाइम से हम देख रहे थे आमिर के हवाले से चर्चे हो रहे थे, बात हो रही थी और उन्होंने बताया वो लीग के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। कल जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने अपनी टीम को जिताया। तो यही होता है एक बड़े बॉलर, एक छोटे बॉलर में यही फ़र्क होता है कि किस तरीके से सूरत-ए-हाल को जज करे, स्कोर बोर्ड पर नज़र रखे और हरीफ टीम पर दबाव अपना बरकरार रखे, तभी अच्छा, एक मैचेज़ और जीते जा चीज़ कि कलंदर की जानिब से 196 रन्स किए गए थे, जो कि ऑब्वियसली एक बेहतरीन टारगेट तो था ही। इसके बावजूद जो बॉलर्स थे, शाहीन शाह, हारिस रऊफ और जमान खान, डिफेंड आपको लगता है क्यों नहीं कर पाए? असल में अहम वजह ये है खास तौर पर जब आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन ये परफॉर्मेंस सिर्फ ऑन द पेपर होती है। वही परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, जैसे ऑन द पेपर वर्ल्ड कप के दौरान हम बेहतरीन टीम थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद पता चल गया हमारी खामियां क्या है। इसी तरह से क्योंकि बड़ी बड़ी बातें और उसके बाद नताइज सिफर रहना, उसकी एक अहम वजह ये होती है खास तौर पे कि जब आप इस तरीके से, इस अंदाज से अपनी टीम को बनाते हैं और आप एतमाद रखते हैं अपने खिलाड़ियों पर, लेकिन आपको इस बात का भी अंदाजा रखना चाहिए जो हरीफ टीम है वो कितनी क्वालिटी बेस है। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान टीम जिस अंदाज से परफॉर्मेंस करती थी, यही बॉलर्स थे ना आपके पास। आपके जो बेस्ट बॉलिंग अटैक है, जो लाहौर कलंदर में इस वक्त है, वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स यहाँ एक्सपोज हो गए, तो आपने वो तमाम बातें सामने शुरू रखना शुरू कर दी कि आया हमारी यही तो गलतियां थी, यही तो खामियां थी जिसको हम हाईलाइट करें। आपने जो एक अहम सवाल उठाया कि क्या गलती ऐसी है कि 3 अहम फास्ट बॉलर्स होने के बाद भी नताइज सामने नहीं आ रहे। गलती ये है कि पावर प्ले के यूटिलाइज करने के लिए इनके पास अच्छा बॉलर नहीं है। हुँ। स्टार्ट के 2 ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 6 रन देते हैं अपने आगाज का और आखिरी के 2 ओवर में वो देते हैं 19 या 20 रन। तो वो 19 या 20 रन का फायदा नहीं है। आपको जब मैच बचाना है तब आपको अच्छी यॉर्कर्स करनी है, आपको वेरिएशन करनी है, आपको चेंज ऑफ पेस करना है। तब आप जो है फुल लेंथ पर बॉल कर रहे हैं तो बाउंड्रीज आ रही हैं, आपको शादाब खान बाउंड्रीज मार रहे हैं, आपको सलमान अली आगा मार रहे हैं। अभी तक तो उनके बैनुल अक़वामी बल्लेबाज सामने नहीं है। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात की जाए, उनके पास एक लंबा बैटिंग ट्रैक है और उनके पास आखिर तक बल्लेबाज मौजूद है, तो उनके अच्छा, पास ये देखिए, इस एडवांटेज मैच हर के मैच बाद में। तासुर ये आ रहा है कि अगर हम राशिद खान, जो कि इस सीज़न ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स का हिस्सा नहीं है इंजरी के बाइस, आपको क्या लगता है कि कलंदर्स की बॉलिंग पिछले सीजन्स में उन्हीं की वजह से मजबूत रही और अब राशिद खान की कमी कलंदर्स के लिए बड़ा नेगेटिव साबित होगी? नहीं, राशिद खान की जगह पर आपने देखें फराज को मौका दिया था, अगर मैं गलत ना हूँ, फराज से एक ओवर भी शाहीन शाह अफरीदी ने करवाया, लेकिन उसको बार-बार इस्तेमाल नहीं किया। कप्तानी का भी काफ़ी दारोमदार होता है, क्योंकि आप इस वक़्त लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ से प्रोग्राम कर रही हैं और जो शायकीन क्रिकेट है, ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर्स के, वो वहाँ ज़्यादा हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाहौर कलंदर्स 2 मर्तबा से जिस अंदाज़ से इवेंट्स अपनी जीती, जिस अंदाज़ से उनकी परफ़ॉर्मेंस रही, आतिफ राना साहब जिस अंदाज़ से मीडिया के सामने आकर बात करते थे, कोई हिचकिचाहट का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज आपके और मेरे सवालात से यकीनी तौर पर उनको काफ़ी बड़ा धचका लगा होगा कि आया क्या ऐसी गलती उन्होंने कर ली। उनके पास इस वक़्त देखिए मैनेजमेंट के पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। राशिद खान के मुतबादिल के तौर पर आपने कोई अच्छा स्पिनर लाया नहीं अपने स्क्वाड में। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक स्पिनर्स पर रिलाय करते तो उस तरह कप्तान उन पर एतमाद नहीं करता। एक ये बड़ा फुकदान है। फिर दूसरी जानिब अगर बात की जाए, आप देखें कप्तान का बड़ा दारोमदार होता है। शाहीन शाह अफरीदी पर अगर हम क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपने खिलाया,
नसीम शाह के भाई उबैद शाह को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे थे शादाब मैच से कबल। लेकिन जब मैच हुआ सिर्फ़ 1 ओवर दिया, 15 रन आ गए तो इसके बाद ओवर ही नहीं करवाया। ये नौजवान बॉलर्स हैं, अगर आप इन्हें पावर प्ले में ओवर दे रहे हैं तो इसके बाद आप उन पर एतमाद करें, आपको और ओवर करवाना चाहिए था। अगले मैच में मुझे यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है कि उसका जो कॉन्फिडेंस होगा उबैद का वो बहुत डाउन होगा, डाउन टू बिल्कुल अर्थ ठीक है, चले गया होगा कॉन्फिडेंस वो। डाउन होगा। अच्छा, मैं मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आपसे दूसरी मैच पे डिस्कशन करना चाहूँगी जो कि पेशावर और कोयटा के दरमियान खेला गया था। आखिरी 5 ओवर्स को अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस जो थे, मतलब अगर हम देखें तो बहुत चांसेस थे, लेकिन बाबर और साइम के अलावा कोई बेटर अच्छी परफॉर्मेंस में जो थे वो नहीं दिख रहे थे। तो क्या कोयटा की बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत थी कि बैटर्स को खेलने में प्रॉब्लम पेश आई? ये काफ़ी एक अहम किरदार अदा किया। मैं यही ज़िक्र कर रहा था आपके प्रोग्राम के आगाज़ में ही, मैंने कहा कि मोहम्मद आमिर का वो जो आखिरी ओवर्स के अंदर स्पेल था जिसने ख़ास तौर पर ओवल की विकेट हासिल की, वो विकेट काफ़ी कलीदी रही कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ़तह को हमकिनार करने के लिए। और हम्म। यही कुछ हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दारोमदार दिया जा रहा था कि आया कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या कुछ कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी उन्होंने तब्दीलियाँ की, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने शफ़ल अप किया और उसका एक बेहतर नतीजा सामने आ गया। आपने देखा कि उसको स्क्वाड में भी तब्दीली हुई, आप देख रहे हैं उसकी बॉलिंग लाइनअप पहले से बेहतर है। बैटिंग लाइनअप के हवाले से बात की जाए तो नौजवान कराची से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा नाफे भी उस स्क्वाड का हिस्सा हैं, वो भी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सरफराज अहमद खान जैसे सीनियर खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा हैं। राइली रूसो बतौर कप्तान ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। आप हेड कोच के तौर पर शेन वॉटसन को देख रहे हैं, काफ़ी उन्होंने ऐसी तब्दीलियाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके आने वाले दिनों में इवेंट का जब सही। सेमीफ़ाइनल करीब होगा, काफ़ी मुस्बत नताइज होंगे कोयटा के लिए। बिल्कुल ठीक। और अगर हम तीसरे मैच को देखें तो उसमें हमें कराची किंग्स की तरफ से जो बैटर्स थे वो बड़े डाउन दिखाई दिए, बुझे बुझे दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है कि कराची किंग्स को अपनी बैटिंग लाइन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? वक़्त बदला, हालात बदले, यहाँ तक कि अब तो हुकूमतें भी पाकिस्तान में तब्दील होने जा रही हैं, लेकिन कराची किंग्स की जो किस्मत है या फिर कराची किंग्स की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो तब्दील नहीं हो पा रही है। पीएसएल 8 में जिस अंदाज़ से उन्होंने इवेंट का आगाज़ किया था और खुदा-खुदा कर आखिरी मैच उन्होंने लाहौर को शिकस्त दी थी, तो यही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का एडिशन इस वक़्त जारी है और हम देख रहे हैं कराची किंग्स जो है, वो इस अंदाज़ से परफ़ॉर्मेंस करने से दिखाई नहीं दे रही है। अलबत्ता अगर बात की जाए, हमने यही कराची किंग्स उम्मीदें को थी कि मज़ीद क्या लाहौर करने को की ज़रूरत है? क्विकली बताइएगा, किन किन एरियाज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? ऐसा लगता है किस्मत भी साथ नहीं देती है कभी कराची वालों का, लाहौर हो या फिर कराची, किस्मत मेहरबान नहीं होती है कराची वालों पर। शायकीन इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहने वाले, देखने वाले ज़्यादा हैं। वसीम अकरम साहब पहले टीम में थे तब नताइज नहीं आए, अब वो भी नहीं है तो भी नताइज नहीं आ रहे। हैरानकुन बात ये है कि चीज़ें तब्दील होने के बाद भी जब नताइज ना आए, आप इस वक़्त तो आपके पास पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज़ से इनिंग्स खेली, उन्हें मॉडर्न डेज़ क्रिकेट के तायुन को मुकम्मल अंदाज से समझना होगा। अगर उसका तयन नहीं करेंगे तब तक कराची किंग्स वालों के लिए कोई नताइज नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच ताबिश मीर फॉर बीइंग विद अस। और हम बात कर रहे थे पीएसएल के एडिशन 9 पर। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए राहिला अहमद, न्यूमरोलॉजिस्ट, आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं और आप सब भी लाइव कॉल करके शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राहिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कैसी हैं आप? थैंक यू रुकमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न्स। कैसा रहेगा आज कैप्रिकॉर्न वालों का ठीक है, एक ओवरऑल जनरल आज के दिन का पहले मैं बता दूं कि 19th है, तो 19th कम्स फ्रॉम 2 नंबर्स 1 and 9। तो 1 जो है दैट्स रूलिंग बाय द प्लैनेट सन एंड 9 इज रूलिंग बाय द प्लैनेट मार्स। तो ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ना, वो आपको ओवरऑल सक्सेस देते हैं। और क्योंकि मंडे का दिन है तो मंडे इज रूल्ड बाय मून, तो इन 3 प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस सब नंबर्स और सब ज़ोडिएक साइंस पे रहने वाला है। और मून आपकी इंट्यूटिव साइड को इन्हांस करता है। तो कलेक्टिवली इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आज काम करें, आपको एनर्जीज उसके लिए फेवर कर रही हैं,
लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने दिमाग की सुनने की बजाय। बिल्कुल ठीक होगा। जो आपकी एक गट फील है, जो आपकी वाइब्स हैं, Absolutely. उनको असल में फॉलो करें। हाँ। एक्वेरियस का आज का दिन कैसा रहेगा? तो अच्छा, मैं कैप्रिकॉन का नहीं बताया। कैप्रिकॉन के लिए ये मैंने ओवरऑल Overall आपने जेनेरिक बताया। बताया है कि आज के दिन के एक जेनेरिक क्या फील ठीक होने है, वाली ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स वालों के लिए आज एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा फेवर करी टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। थोड़ी सी उनकी एनर्जी पिछले दिनों में लो थी और आज ज़रा बेहतर फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस उनको बहुत फ़ायदा देगा आज के दिन। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन में आज उनको उसमें फ़ायदा होगा। एक्वेरियस एक्वेरियंस के लिए आज का दिन इस तरह से है कि ऑटोमेटिकली आपका फिलंथ्रॉपी या ह्यूमैनिटेरियनिज्म इसकी तरफ आपका रुझान होगा और आपको किसी यू विल आल्सो बी पुट इन अ प्लेस कि जहां आपको वॉलंटरली किसी की मदद भी करनी होगी, एम्पैथी हाई रहेगी और उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में चल के फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। उसके अलावा जो लोग लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, खुशखबरी ये है कि थोड़ा सा पीरियड और सब्र का रह गया है। इस टाइम पीरियड को आसानी से गुजार लें तो इंशाल्लाह इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपको कोई बहुत अच्छा लव लाइफ आपकी स्टार्ट होने बिल्कुल वाली है। ठीक हो। क्या मुबीन हमारे साथ है? मुबीन, क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उसके बारे में पूछना है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मुबीन जो Date of है वो birth अब्रॉड जाना चाहते हैं, क्या जा सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट? 13 जनवरी 1995। 13 जनवरी 1995, 1995। 1995 9 इस स्पेसिफिक ईयर में पूछ रहे हैं या जी वैसे जी ही पूछ जी रहे जी हैं? ओवरऑल भी Specific- बता दें और अगर इस साल भी चांसेस हैं वो भी बता दें। अच्छा, थोड़ा सा इनके कामों में डिलेज आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस इनका ज़्यादा टेस्ट होता है। नेक्स्ट ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम। अगर वो ट्राई करना चाह रहे हैं तो इस साल थोड़ा सा अपने चीज़ों को अलाइन करें और नेक्स्ट ईयर ट्राई करें तो उनको बिल्कुल ठीक। पाइसेस स्पाइसेस वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म की एनर्जी है कि उनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, उनके रोमांटिक मतलब होमली भी बड़ा सही है, करियर भी सही है। हेल्थ और फिटनेस में आपको आज कोई ऐसा बंदा मिलने वाला है जो आपको कोई ऐसी टिप देगा जो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इम्पेशंसनेस काफ़ी सही। रही है और पेशेंस दिखाएं तो आपका करियर ज़रा सही सही हो सकता है। हफ्सा हमारे साथ है। हफ्सा, क्या जानना चाहेंगी आप? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2005 है और मैंने ये पूछना है कि मैंने ना इम्तिहान देना है, मई में इम्तिहान देना है सप्ली का, क्या मैं पास हो जाऊंगी? सप्ली का इम्तिहान मई में देना है, क्या पास हो जाएंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 16 मई 2005। 16 मई 2005। 16 में है ना, 5 मई में देना है इन्होंने एग्ज़ाम। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, अपना फोकस रखें और उदासी निकाल दें और डिसअपॉइंटमेंट्स निकाल दें और अच्छा सोचेंगी, पॉजिटिव सोचेंगी। रोज़ आप ये पेपर पे लिखिए कि मैं पास हो चुकी हूँ, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। एरीज एरीज के लिए आज का दिन एक अगर वर्ड में कहूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको हाई फील होगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से एक तो आपका ओवरऑल जो नंबर बन रहा है 5 है, जो मर्करी का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन के थ्रू आप कोई डील आज लॉक करने वाले हैं। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी, अचानक कोई रिलेटिव्स आपको विजिट कर सकते हैं जिससे आपका दिन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। रशीद हमारे साथ हैं। रशीद, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और सवाल बताइएगा। रशीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपनी तारीख़ पैदाइश और सवाल बताइएगा। वो पहले अपनी आवाज़ सुन रहे हैं और फिर हमें जवाब देंगे। 13/9/55 डेट ऑफ बर्थ है। 13/9/55 1955 1955। सवाल बता दें और अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो सवाल ये कि बस लक का पता बताएं, किस्मत लक का बता दें, किस्मत। इस साल आपका लक बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे भी आप एक लकी इंसान हैं, कंप्लेंट्स थोड़ी ज़्यादा करते हैं, उनको कम करें तो आपको लक नज़र आनी शुरू हो जाएगी अपनी लाइफ में। टॉरस।
टॉरस वालों के लिए आज एडवेंचर से भरा हुआ दिन है और कि एक नए घर में शिफ्ट कई लोगों के लिए मतलब आज का दिन उस तरह से मूव टूवर्ड्स अ न्यू हाउस। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, दिल करेगा ऑटोमेटिकली म्यूज़िक सुनने को, हो सकता है जाके कोई आर्ट गैलरी से कोई पेंटिंग उठा के ले आएँ। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, अगर आपके कोई असाइनमेंट्स हैं जो कि आपने करने हैं, आप दिस टाइम एंड एनर्जीज आर फेवरिंग यू, इस तरह करके निकल जाएगी तो बैठ के बिल्कुल काम ठीक हो करें। गया। फौजिया हमारे साथ है। फौजिया, डेट ऑफ बर्थ और सवाल। की रेगुलर कॉलर हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ना अपनी बहन से कहा हुआ अपने बेटे की जॉब के लिए, अहमद अली उसका नाम है, तो वो उन्होंने जून का वादा किया है। मुझे ज़रा बता दें कि क्या वो करेंगे काम मेरे बेटे के लिए कि डेट नहीं? ऑफ बर्थ बेटे की बताइएगा। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 2002। 26 मार्च 2002। बेटे की जॉब जून में हो जाएगी। 26 मार्च है ना, तो जी बिल्कुल हो जाएगी इंशाल्लाह। आप मिठाई का डब्बा तैयार रखें हम सबके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनी वालों का आज का दिन। जेमिनी वालों के लिए फैमिली के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है एंड जेमिनी के लिए इट्स ऑल अबाउट नर्व्स टुडे। आपने अपना काम रखना है और अपनी स्किल्स को, क्योंकि टेंडेंसी है कि यू कैन टर्न गो इनटू डिप्रेशन इन द लेटर हाफ ऑफ द डे। तो अपने नर्व्स के लिए मेडिटेट कर लें, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। और वर्क वाइज भी नॉर्मल से अच्छा ठीक चलने वाला है, लेकिन फैमिली के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अली हमारे साथ है। अली, सवाल भी बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा। जी 1990 5वां महीना। 5वां महीना 1990। डेट? जी डेट 5 मई। 5 4 मई मई, सॉरी 4 मई 4 मई 1990। 90। 4 मई 1990। सवाल? सवाल ये है कि मेरे कारोबारी हालात में ना थोड़ा सा चेंज आ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कारोबार में कि बेहतरी कब तक आएगी? ये साल बहुत अच्छा है, आप ऑटोमेटिकली फाइनेंसेस अट्रैक्ट करेंगे इस साल और कारोबार इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। बस अपनी थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले आए और थोड़ा सा पेशेंस रखें, मार्च के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कैंसर? अच्छा, कैंसर वालों के लिए टुडे अगेन इज़ मोर काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअली कनेक्टिंग डे। आपका फोकस इंटरनली ज़्यादा रहेगा, अपने साथ कनेक्टिविटी पे रहेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गो फॉर अ वॉक और मेडिटेट। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी का एग्ज़ाम है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें से निकल जाएगा। और प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन का दिन है। लियो वालों के लिए तो बहुत ही फिट है, उनका हर काम रॉक कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम में उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आज के दिन जो कॉशन है वो ये है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई रहने वाली है कि एग्रेशन भी आ सकता है। तो अपनी एग्रेशन को आपने टोन डाउन रखना है और वही एग्रेशन जाके जिम में पंप कर दें। मुनव्वर हमारे साथ है। मुनव्वर, सवाल और तारीख़ पैदाइश बताइएगा। जी मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मैं 10/4/1972। 10/4/1972 अप्रैल। जी, और मैं किराए पे रह रहा हूँ मकान पे, तो अपने मकान के लिए काफ़ी मैं ख्वाहिशमंद हूँ। तो बस जरा ये देख लीजिए कि अपना मकान ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा। अपना मकान इस साल आपके अपने मकान के लेने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अल्लाह से दुआ करें क्योंकि दुआ का तड़का बड़ा ज़रूरी होता है और वो चीज़ें कर देता है। न्यूमरोलॉजिकली एनर्जीज आपको बहुत फेवर कर रही हैं। ये साल आपका एक्चुअली एक नए मकान में शिफ्ट होने का या प्रॉपर्टी खरीदने का साल है, तो होपफुली इंशाल्लाह। वर्गो के लिए आज के दिन के लिए थोड़ा स्लो होगा और सोच समझ के चलना है, अपनी इंट्यूशन पे फोकस रखना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ऑलरेडी हैं उनके लिए आपको कोई विजन्स भी आ सकते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई गाइडेंस आएगी, डिवाइन हेल्प आ सकती है। कोई बहुत, अगर आपका कोई पेंडिंग काम काफ़ी अरसे से फंसा हुआ है तो उसके लिए आज आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रैवल आपके लिए लक लेके आ सकता है। बिल्कुल। लिब्रा के लिए एक वर्ड आज के दिन जो है दैट इज़ बैलेंस। यू नीड टू क्रिएट बैलेंस इन योर वर्क लाइफ, इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। बच्चों स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि वो अपने बैलेंस क्रिएट करें।
एक हेल्दी एक्सरसाइज रिजीम रखें, ऑटोमेटिकली आपको ऐसी पोजीशन में आज आप आएंगे जहाँ पे आपको कोई फैसले लेने होंगे तो दोनों साइडों को सुन के, अगर आप खुद इन्वॉल्व हैं तो दूसरे इंसान को भी अंडर कंसिडरेशन लेके ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। बिल्कुल ठीक हो गया। सोनिया हमारे साथ है। सोनिया बताइएगा सवाल भी और तारीख़ पैदाइश भी। 6 जनवरी 1992। कितनी जनवरी? डेट क्या है? 6 जनवरी 1992। 6 जनवरी 1992। सवाल? मेरी एक्चुअली शादी को काफी टाइम हो गया, मैंने बच्चों के हवाले से देखना था कि बच्चे कब होंगे? बच्चे होने का अगर न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूं तो नेक्स्ट ईयर चांस बहुत ज़्यादा है कि आपकी फैमिली इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए, लेकिन कंसीव करने के इस साल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके जो अच्छे मंथ्स हैं जिसके अंदर आपको लकीली हो सकता है दैट इज़ मार्च है, फिर और मार्च में वैसे भी रमज़ान है तो हो सकता है इंशाल्लाह खुशखबरी आ जाए, लेकिन कंसीव मतलब बेबी मुझे नेक्स्ट ईयर आता लग रहा है, तो इन दोनों केसेस में आपका काम बिल्कुल तो ठीक हो गया। सेकंड लास्ट स्टार स्कॉर्पियो आज का दिन। स्कॉर्पियो के अंदर जो है उनको थोड़ा सा अगेन इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपका कोई चीज़ स्टक है काफ़ी अरसे से, उसका सोल्यूशन आपको इस तरह से मिलेगा कि अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करें और अपने साथ कनेक्ट होके अपने सीरियसली अपने आप से पूछें कि व्हाट इज़ इट दैट आई एक्चुअली वांट, और इस तरह इंटरनल कनेक्शन से आपको क्लैरिटी आएगी। उसके अलावा किसी कोई क्लोज शादी या कोई क्लोज रिलेटिव के साथ, मतलब कोई फैमिली कनेक्शन हो सकता है जो शाम को आपको काफ़ी हैप्पीनेस दे। बिल्कुल ठीक हो गया। मुनीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर। जी सवाल बताइएगा, तारीख़ पैदाइश बताइएगा। 7/8/1998। क्या? 7/8/1998 तारीख पैदाइश है। 7/8/1998। जी सवाल क्या है? मैडम बस हालात देखने थे। हालात बताते हैं हालात मुनीर के। अच्छा, ओवरऑल चीज़ें कैसी हाँ, रहेंगी इस साल? ये साल आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, और अगर कोई कारोबार वगैरह करते तो कारोबार के अंदर भी मुनाफा प्रॉफिट हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। और अपनी ये हेल्थ रिजीम के ऊपर काफ़ी अरसे से आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, तो अपनी सेहत पे मतलब तवज्जो दें। बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरी स्टार सेजिटेरियस आज का दिन। सेजिटेरियस वालों के लिए काफ़ी अरसे से उनको इच हो रही थी कि ट्रैवल करने की, और आज के दिन अचानक कोई स्पॉन्टेनियस ट्रिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। काम के वाइज कोई डील साइन होती हुई फील हो रही है जो कि आगे चल के आपको फ़ायदा देगी। कोई आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी अच्छे रिटर्न की। स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड डे, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा इट्स अच्छा, आर वी डन विद एक्वेरियस? हो कर लिया हुआ, ये करना है? एक्वेरियस हो गया है। एक्वेरियस हो गया हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तो थे आज के हमारे स्टार्स, और आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा, और हमने आपकी कॉल्स भी शामिल की। थैंक यू सो मच राहीला फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।